पहला वीडियो था जिसमें हम लोग एम लक्ष्मीकांत को शुरू किए हैं, तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से कंपनी का जो शासन था वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ। शिफ्ट हो रहा था मतलब कि उसको कंट्रोल किया जा रहा था। कल हमने पहला जो एक्ट देखा था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके थ्रू हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात हो गई या फिर जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसके बारे में था, और जो मद्रास और बम्बई थे उसके जो गवर्नर थे उनको रखा गया किसके, बंगाल के गवर्नर के अधीन। यानी कि एक धीरे धीरे करके सेंट्रलाइज्ड करने की यहाँ पर कोशिश करी गई थी इस एक्ट के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसी में ये चीज़ भी कही गई थी कि भाई कोई भी कंपनी का कर्मचारी वो निजी व्यापार नहीं कर सकता और भारतीय लोगों से उपहार भी नहीं ले सकता। हम लोग ये जो पूरा सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश PCS और समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करें। इसके बाद जो दूसरा एक्ट था इसमें हमने 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसको देखा था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने जो अगला एक्ट था वो था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जितनी भी कमियां रह गई थी अभी तक के जितने एक्ट थे, तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको लेके आया गया था। ठीक है, और इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन की बात करी गई थी। तो यहाँ तक जो हमने सब कुछ देखा था उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन जो था वो कंपनी पर अपना शिकंजा स्टार्ट कर रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी पूरी तरीके से स्वतंत्र थी हिंदुस्तान में अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए, बट उसके बाद धीरे धीरे करके एक्ट आते चले गए हैं। ठीक है, अब आज जो हमारा पहला एक्ट है ये है आपका 1786 का अधिनियम। अब ये जो एक्ट है इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ये जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अभिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। यानी कि इसने ये बोला कि जैसे हमने देखा था 1773 का एक्ट था तो उसमें गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसकी हेल्प के लिए काउंसिल बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यों की। सो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सीधे सीधे ये बोला कि अगर मुझे बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है तो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, क्या कि मैं जो चाहूँगा, जो डिसीजन होगा वो मेरा फाइनल डिसीजन होगा। मैं चाहूँ तो काउंसिल की बात को मानूँ, चाहूँ तो ना मानूँ। ये पहली शर्त थी। दूसरी थी कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये दोनों उसकी डिमांड्स थीं, जिन डिमांड्स को पूरा किया गया। सो ये दोनों ही शर्तें थी। इनको 1786 का जो कानून था, जो एक्ट था, उसमें जोड़ा गया प्रावधानों के द्वारा। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उन तक विस्तारित कर दिया। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो शर्त थी कि भैया मैं चाहे तो काउंसिल के निर्णय को मानूं, चाहे तो ना मानूं, या फिर काउंसिल के जो निर्णय हैं उसके ऊपर बात मेरी ही चलेगी फाइनली, जैसा मैं कहूँगा। सो इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड किया गया और आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सबको ये अधिकार दिया गया, और प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको भी ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी काउंसिल की बात को चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। अंतिम निर्णय वो लेने के लिए स्वतंत्र थे। इस एक्ट के थ्रू, यानी कि 1793 का जो एक्ट है, इसके थ्रू गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। 1773 का जो एक्ट था उसमें हमने देखा था कि 1773 से पहले बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसीज जो थी ये अलग तरीके से यहाँ के गवर्नर काम करते थे। वो जवाबदेह नहीं थे बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। बट उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें बंगाल के गवर्नर के अंडर रखा गया किसको, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, मतलब वो उसको रिपोर्ट करेंगे सीधे सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर 1793 का जो एक्ट था इसमें क्या बात करी गई कि जो पहले से अधिकार दिए गए थे बंगाल के गवर्नर को, उससे और ज़्यादा आगे बढ़कर उसको शक्तियाँ प्रदान की गई ताकि वो और अच्छे से कंट्रोल कर पाए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को।
इस एक्ट के द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा गया एग्जाम में सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो 1793 का जो एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी को जो अधिकार प्राप्त था भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, उसको अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि अब जो कोई भी चेंज आप देखोगे वो देखोगे 1813 के एक्ट में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। यानी कि कमांडर इन चीफ वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति कमांडर इन चीफ बन सकता है। ठीक है, चाहे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर हो या फिर वो ना हो। इस एक्ट के थ्रू व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके जो कर्मचारी हैं इनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं तुरंत नोट डाउन करिएगा। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस, या मैं कहूँ कि किसी भी लोअर एग्जाम में ये वाला आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान करने का प्रावधान किया गया। तो आपको याद रखना है 1793 का ये एक्ट था। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चार्टर एक्ट 1813 का। सो इसकी बात करें तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अभी हमने देखा था 1793 का जो एक्ट था उसमें कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब 1813 आ गया। 1813 में ये जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था। ये एक एक्सेप्शन था। ठीक है, मतलब बाकी सारे जो व्यापार थे जो इन वस्तुओं के, उसमें मोनोपोली कंपनी की ख़त्म की गई, लेकिन कंपनी जो थी वो चाय के व्यापार में और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें अभी भी मोनोपोली बनाए रखी गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखें तो इस कानून ने भारत में कंपनी शासित प्रदेशों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया। चलिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट था इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रबुद्ध करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरीज को जो है एक तरीके से अलाउ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा 1813 के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। यानी कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाना, ये भी एक प्रावधान था 1813 के एक्ट का। इस कानून ने भारत को स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो भारत में स्थानीय सरकारें थीं अब लोगों पर टैक्स लगा सकती थीं, और अगर वो कर नहीं देते हैं तो वो दंड भी दे सकती थी। यानी कि जो स्थानीय सरकारें थीं, लोकल गवर्नमेंट्स थीं, उनको ये राइट दिया गया कि आप लोगों से टैक्स ले सकते हो और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उसको आप पनिश भी कर सकते हो। इसके बाद अगला बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट वो है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या करा गया? ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक हुआ, यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा सेंट्रलाइज करा गया। 1713 का जो एक्ट था उसमें ही हमने देखना स्टार्ट किया था कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। केंद्रीयकरण का क्या मतलब है कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक जगह जो है उसको सिमटा दिया जाए। 1773 का एक्ट सीधे सीधे क्या कहता था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अधीन लाया गया किसको? बॉम्बे वाले को, यानी कि बॉम्बे के गवर्नर को, और मद्रास के गवर्नर को। यानी कि ये दो जो पहले इंडिपेंडेंट थे वो अब जवाबदेह हो गए इसके लिए, यानी कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। सो यहाँ पर जब हम 1813 की बात करें, यहाँ तक आते आते यानी कि 1773 से लेके 1833 तक के ड्यूरेशन में चीज़ें और ज़्यादा बदलती जा रही हैं और केंद्रीयकरण की स्थिति जो है वो और ज़्यादा प्रभावी हो रही है। इस एक्ट के थ्रू क्या करा गया? इसने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स ये पूछा गया है। इसने सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां
जो है उसको उसके अंदर उसको पावर दी गई इस एक्ट के थ्रू कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो जितने भी नागरिक शक्तियां हैं वो उसके अंदर रहेंगी, मतलब वो अपनी तरीके से डिसीजन ले सकता है और सैन्य शक्तियां भी उसके अंदर ही निहित रहेंगी। निहित रहने का मतलब ये है कि डिसीजन लेने की पावर उसके पास होगी। इस तरीके से देखें तो इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि इसने मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे इनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी बंबई और मद्रास के गवर्नर्स की वो अब उनके पास नहीं रही, उनसे छीन ली गई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो सारी की सारी किसको दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी कि इससे पहले जितने भी चीज़ें आई थी, जितने भी कानून आए थे उनको नियामक कानून बोला गया और अब जो इसके बाद कानून आए उनको एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रावधान क्या था इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ये एक कमर्शियल बॉडी के रूप में जो अभी तक काम कर रही थी, जो इसकी एक्टिविटीज़ थी, उनको यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। यानी कि जो इसकी अभी तक कमर्शियल बॉडी की भूमिका थी उसको चेंज किया गया, किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में। यानी कि इसके पास अब एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स थे। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी कि अब कंट्रोल किसके हाथ में पहुंच गया? ब्रिटिश राजशाही, और जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके पास अधिकार रहा। कंपनी के जो अधिकार थे वो ले लिए गए थे कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले। एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो काम कर सकते थे, बट कमर्शियल बॉडी की तरह उनके राइट जो थे वो वापस ले लिए गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हुआ नहीं है, सिर्फ एक प्रयास करा गया है कि ओपन कंपटीशन रहे। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए, यानी कि जो आईसीएस उस समय होते थे उनके लिए। ठीक है, जैसे आज की डेट में आईएएस और मतलब पीसीएस होते हैं। सो इस चीज़ के लिए कि सिविल सेवक किस तरीके से चुने जाएंगे, तो उसके लिए एक ओपन कंपटीशन का आयोजन यहाँ से स्टार्ट किया गया और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि इंडियंस भी अब इन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते थे और उसमें मतलब अपना पद हासिल कर सकते थे, बशर्ते वो कंपटीशन को निकाल पाए। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर पहल की गई थी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। चलिए इसके बाद अगला एक्ट ये है आपका 1853। 1833 के बाद हम 20 साल आगे बढ़ते हैं, 1853। ये जो चार्टर एक्ट था, 1793 से लेके 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला थी, उसमें ये आखिरी अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये जो अधिनियम था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी और जो प्रशासनिक कार्य थे इनको अलग कर दिया। अभी तक गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, उसके पास ये दोनों ही अधिकार थे, बट यहाँ पर उसके जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको स्प्लिट करा गया, उनको बांटा गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में बोलें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। सो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किसके थ्रू हुआ? 1853 का जो एक्ट था उसके थ्रू। परिषद की ये जो शाखा थी, इसने छोटी संसद की तरह कार्य किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी अभी तक, इस एक्ट से पहले तक, उसके पास विधायी
और प्रशासनिक यानी कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही कार्य उसके पास थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इस चीज़ को ख़त्म किया गया। एक नई परिषद, मतलब जो इनकी परिषद थी, उस परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और ये जो थे विधान पार्षद कहलाए। और इनका काम क्या था कि मतलब इस तरीके से जो पार्षद बनी, मतलब वो बना पूरा परिषद बनी, उसको भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार अगर हम कहें तो विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया। इससे पहले एक कोशिश की गई थी 1833 का जो एक्ट था उसमें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। 1853 के एक्ट के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया। इस तरीके से देखें तो विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपसे सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया और ये किससे रिलेटेड थी। तो याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था उसके लिए समिति को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1854 में। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, यानी कि और ज़्यादा एक्सटेंड किया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसने किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया। जैसे पहले जो आपने एक्ट देखे हैं उसमें 20 साल का एक्सटेंशन दिया गया, बट इस बार एक्सटेंशन नहीं दिया गया कंपनी के शासन को। कहा गया कि आप जो है यहाँ पर शासन कर सकते हैं इंग्लैंड राजशाही के अंडर में, ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम हम आपको नहीं बताएंगे कितने साल तक आप कर सकते हैं। अभी आप करते रहिए, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इससे पहले आपने देखा कि व्यापारिक जो मामले थे वो तो अधिकार ले ही लिए, लेकिन अब जाकर यहाँ पर क्या हुआ कि ये बोल दिया गया ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो ना, प्रशासन संभाल लो, लेकिन कब तक ये हम डिसाइड करेंगे। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया, ड्यूरेशन नहीं बताई गई कि इतने साल तक आप स्वतंत्र हो करने के लिए। इसके बाद इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थीं इनके द्वारा किया जाना था। आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो हमारा आएगा वीडियो उसमें हम लोग 1858 का जो भारतीय सरकार अधिनियम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1858 से लेके अब हम चलना स्टार्ट करेंगे कब तक? 1947 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।